नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी की। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इस गाड़ी को, कोई लैम्बोर्गिनी बोलता है, कोई फेरारी बोलता है, बट दिस इज़ एक्चुअली डीसी अवंती, इंडिया की होम ग्रोन स्पोर्ट्स कार कह सकते हो आप। अभी इसके बारे में काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की थी कि भैया इस पर वीडियो बनाओ, और हमारे पास से पारितोष और उनके भाई जिनकी ये गाड़ी है, और मैं अभी पूना आया हुआ था तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अभी देखो, पहले मैं इसकी प्राइस नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि प्राइस अगर मैं पहले बता दूंगा तो आप जज करने लग जाओगे चीज़ों को। तो प्राइस में जो है अंत में बताऊंगा, पहले सारी चीज़ें बताता हूँ गाड़ी में क्या क्या ऑफर होता है आपको। सबसे पहले एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है आप खुद ही जज कर लो कि कितनी शानदार लगती है। मेरे ख्याल से मैं किसी को भी यहाँ पूछूं तो वो डीसी अवंती तो नहीं बोलेंगे इसको, वो बोलेंगे कोई लैम्बोर्गिनी फेरारी या महंगी गाड़ी टाइप्स कुछ भी बोलेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ आए आप तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख सकते हो, डीआरएल देख सकते हो, और ये जो है साइड में आपके पास इंडिकेटर्स वगैरह है। यहाँ ग्रिल है, दो बहुत ही प्रोनाउंस ग्रिल है। यहाँ पे एक्चुअली इसका लोगो आता था बट वो अभी यहाँ पे नहीं है, हो सकता है लोगों ने चोरी कर लिया जैसे कि पारितोष का कहना है। बट साइड में अगर आओ तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाले व्हील्स हो सकते थे अगर इसको थोड़ा सा बेटर फिनिश किया जाता, बट ये उतना बेटर फिनिश नहीं है। लेकिन जो भी है, इनकी डिज़ाइन दूर से काफ़ी सुंदर लगती है। डीसी की ब्रांडिंग यहाँ है। और अगर टायर्स की बात की जाए तो ये 255 35 20 रेडियल 20 है। और इसके बाद में पीछे वाला जो है, जहाँ पे एक्चुअली रियर व्हील ड्रिवन है, वो पिरेली का टायर है, लेकिन 295 सेक्शन का है, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब बहुत वाइड सेक्शन है। अब इसका ब्लोअर चल रहा है, पता नहीं क्यों गाड़ी हमने बंद कर दी है। और यहाँ देखोगे तो आवाज़ आ रही है ब्लोअर की, आई डोंट नो क्यों। ये सारे गाड़ी के टेल लाइट्स और साथ में पार्किंग फॉग लैंप्स जो है, और वो साथ ही में इंडिकेटर्स जो है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। रियर व्यू कैमरा ये आफ्टर मार्केट है, गाड़ी के साथ में भी आता है, उनकी भी बात करते हैं। ये पार्किंग सेंसर्स है, ये भी आफ्टर मार्केट है, यहाँ से भी लोगों को उठा के ले गया है। ये यहाँ पे इसका फंक्शनैलिटी कितना है उसकी तो देखो, हाईवे वगैरह पे तेज़ स्पीड पे चला के बात की जा सकती है, बट इट लुक्स गुड एड टू द डिज़ाइन, वो एक अच्छी चीज़ है। ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हो इंजन। मैं आपको इंजन खोल के बता देता हूँ, इंजन बे खोल के बताता हूँ। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स है, तो वो एक हेल्पफुल चीज़ है। ये इसका बहुत ही बड़ा 2 लीटर रेनो का इंजन जो है वो यूज़ किया गया है। गियर बॉक्स जो है वो मैनुअल है, आप देख सकते हैं। यहीं से गियर जो है, गियर बॉक्स जो है वो आगे व्हील्स को ड्राइव पावर भेजता है। और काफ़ी बड़ा इंजन भी है, काफ़ी खाली जगह भी इंजन में देखने को मिलेगी। रेडिएटर का कूलेंट जो है वो देखो इतना बड़ा है। फिर जो आप वहाँ देख पा रहे हो आगे की तरफ, ये लाइनिंग सिल्वर लाइनिंग जो है ये थर्मल लाइनिंग है, ताकि कैबिन जो है वो गर्म ना हो। हालांकि इसकी हीट फिर भी काफ़ी जाती है कैबिन के अंदर। अब इसको बंद करते हैं। स्पॉइलर अच्छा लगता है एक्चुअली। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। अगर आपको लग रहा हो अगर पीछे इंजन है और आगे आपको स्पेस मिल जाएगा कुछ रखने के लिए, तो आप थोड़े से गलत हैं, क्योंकि डीसी ने सोचा कि एसी जो है वो तो आगे ही लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे जो है आपको रेडिएटर वगैरह मिल जाएगा, जो अभी तक चल रहा है पूरा बैटरी पावर पे चल रहा है। आई डोंट नो क्यों चल रहा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बैटरी देखने को मिलती है, एबीएस यूनिट देखने को मिल रही है आपको वहाँ पे। उसके बाद में आप देखोगे फ्यूज़ बॉक्स और ये ब्रेक जो है उसके सिस्टम यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको वॉशर फ्लूइड टॉपअप करना है, तो स्पेस यहाँ दिया गया है। काफ़ी सारा स्पेस यूटिलाइज नहीं किया गया है। हो सकता था यहाँ पे एक बे दिया जा सकता था ऊपर जो है कवर लगा के, और थोड़ा सा स्पेस बन जाता, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। प्रॉब्ली कॉस्ट जो है उसको मेंटेन करने के लिए। एक चीज़ बहुत चीज़ गाड़ी में कि बाहर कहीं भी आपको हल्की बिल्ड क्वालिटी नहीं लगेगी। बाहर की बात कर रहा हूँ, किसी भी जगह आप देख लो, भले ही प्लास्टिक यूज़ किया गया है, मेटल यूज़ किया गया है, बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी सही लगने वाली है आपको, क्योंकि छोटे मोटे डेंट जो है वो ईजिली नहीं आने वाले हैं यहाँ पे। अंदर की ओर चलते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ से फ्यूल जो है फिल करते हैं आप। फ्यूल पेट्रोल डालने के लिए आपको लेवर पुल करो, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप पेट्रोल डाल सकते हो। अंदर चलते हैं, अंदर की चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैठने में वो स्ट्रगल चाहिए इसमें। ये इसकी की है, जिसको अगर हम इंसर्ट करें, अब जाके इसका फ़ैन जो है वो बंद हुआ है, लेकिन मैं फिर से ऑन कर दूंगा इसे। ओह, एसी का ब्लोअर जो है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। एग्जॉस्ट साउंड जो है कई लोग चेंज करवा लेते हैं, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, लेकिन
यहाँ पे जो है कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगाया हुआ है। चीज़ें काफ़ी बेसिक लगती है। सीट अगर आपको पीछे लेनी हो तो थोड़ा बहुत आप पीछे कर सकते हैं, हालांकि पीछे करने के बाद में आपके पास में पीछे ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। ये देख लीजिए कुछ इतना ही स्पेस आपको जो है पीछे की ओर मिल पाता है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट यहाँ बात कर लेते क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ हॉर्न जो है वो है, उसके अलावा कोई भी बटन्स नहीं है। ये वाइपर कंट्रोल्स है इस तरफ, और इस तरफ जो है आपकी हेडलाइट कंट्रोल्स है। इंडिया के हिसाब से इसको इधर उधर दिया जाता तो बेटर होता। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है ORVM जो है उसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना है, वो ऑप्शन अवेलेबल है। और 2 विंडोज़ है दोनों के लिए, यहाँ पे पावर विंडोज़ है। हालांकि ऑटो अप और ऑटो डाउन जो है वो सिर्फ एक ही साइड में है, सिर्फ ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है। उसके बाद में ये AC का ब्लोअर है जहाँ से हवा मध्यम मध्यम आती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा RPM मीटर। अभी अगर आप इनको बहुत गौर से देखेंगे ना तो इनकी फिनिश आप देख पाएंगे कि उतनी अच्छी फिनिशिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, मतलब किसी भी पार्ट में ना ये उतना अच्छा फिनिश नहीं है। ये देखो, ये तो हालांकि बाद में लगवाया गया, जो उसके साथ आता है वो यहाँ पे ओनर ने नहीं लगवाया। कहीं भी आपको फिनिशिंग उतनी वेल नहीं मिलेगी, उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं बाद में। कैमरा में फिर भी बेटर लग रही होगी एक्चुअली। हाँ, तो इधर आते हैं वापस। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है इसमें 2-4 इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। इधर टाइम मिल रहा है, इधर ऑडो मिल रहा है, इधर ट्रिप मिल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर आउटसाइड मिल रहा है। और अगर हम इसे दबाएं तो हम यहाँ पे जो है फ्यूल इकोनॉमी वगैरह भी देख पाएंगे। ये जो है आप एवरेज स्पीड जो है वो देख पाएंगे, डिस्टेंस कितने चले हो। उसके बाद में फैक्ट्री सेटिंग वगैरह आपको जो करनी है तो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में आप जो है यहाँ देख पाओगे ट्रिप A और ये ट्रिप B में कितना जो है आपको माइलेज मिल रहा है वो है। ये यहाँ पे 16.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी ये सही नहीं लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है इसमें। उसके बाद में ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल जो है लीवर वो है, फ्यूल गेज जो है वो आता है, और यहाँ पे टेम्परेचर गेज आया था आपके पास में। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। इस तरफ यहाँ पे कुछ नहीं है, होना चाहिए था पुश स्टार्ट स्टॉप, बट यहाँ नहीं है। यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प जो है उसका बटन है, जो कि मैंडेटरी है। इस गाड़ी में कोई भी एयरबैग नहीं आता है, तो अगर आप यहाँ देखें कोई भी एयरबैग जैसी चीज़ नहीं है तो आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है। एयरबैग की जगह भी नहीं थी मेरे ख्याल से, कहाँ लगाते ये एयरबैग, और इतना कॉस्ट जो है वो भी काम नहीं कर पाती एयरबैग, शायद वो एफिशिएंटली फिट नहीं कर पाते। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना DC-M3 तो आपको फील आएगी कि एक बहुत ही वेल डन प्रोजेक्ट कार है, मतलब और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप देखें दिलीप जो काफ़ी फेमस डिज़ाइनर है, उनके पास में कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे, बट जिस हिसाब से ये की गई है मुझे काफ़ी सही लगती है। जिस ओवरऑल जो रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है उसमें जो बनाई गई ये चीज़ वो काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी इधर देखोगे तो 12 का चार्जिंग सॉकेट, 2 USB और यहाँ पे ऑक्स। उसके बाद में AC ऑफ ऑन वगैरह करने का ये ऑप्शन है आपके पास में, ये बाद में लगाया गया म्यूज़िक सिस्टम है। तो एक बार रियर कैमरा अगर आपको देखना हो तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रियर एंगेज, वाओ, यहाँ से आवाज़ आ रही है। ओके, उसके बाद में AC में फिर से ऑन करता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ग्लोबॉक्स जो है वो कोई काम का नहीं है, मैनुअल आ जाए इसकी वही बहुत है, मतलब इसके पेपर्स आ जाए वही बहुत है इसमें। और साइड में अगर आप होप करते हैं बॉटल होल्डर्स तो वो भी यहाँ नहीं है। यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है जिसमें आप कॉइन्स वगैरह कुछ डाल के रख सकते हैं, और ये ऑब्वियसली पकड़ के खींचने को डोर को। उसके बाद में कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे देखो ये टच दिया गया है फैब्रिक का, और यहाँ ऊपर जो है लेदर, फॉक्स लेदर या PU लेदर का टच दिया गया है। उसके बाद में इस तरफ अगर आप देखें तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स, और यहाँ पे जो है हैंड ब्रेक आपको मिलता है। पीछे की तरफ एक छोटा सा और स्पेस दिया जाता है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस है जहाँ पे अगर आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे पानी कैसे आया है, बट जैसे भी आया है। और ये आपको छोटा सा स्पेस दिखता है, जैसे आपको पीछे देखना हो तो आई डोंट नो कितना ही दिखता होगा, बट जो भी है इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो IRVM नहीं दिया गया है। और यहाँ पे एक माइक आया है, जो इसका माइक है, ऑब्वियसली ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करे तो। अभी गाड़ी जो है पुरानी है, बट फिर भी 1786 किलोमीटर चल रही है। इस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि जो भी गाड़ी के ओनर्स है वो गाड़ी को क्यों लेते हैं DC-M1 को। ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया एक्सटीरियर लुक जो है गाड़ी का आता है, उसीलिए उसे लेते हैं। उसके अलावा कोई खास बड़ा रीज़न नहीं है, इवन परफॉर्मेंस भी जो है बड़ा रीज़न नहीं है। अभी चलाते हैं DC-M1 2 लीटर इंजन, जो कि रेनो से सोर्स किया गया। अभी ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, लगभग 240-250 BHP की पावर है और 350 Nm का टॉर्क है अगर मैं सही हूँ तो, और 6 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें है। अभी क्या है कि भैया एग्जॉस्ट जो है वो स्टॉक है, तो ऐसा कोई बड़ा साउंड नहीं है, लेकिन इंजन बहुत ही पास में हमारे, इसलिए आवाज़ आ रही है इंजन की हमें। और आप लोग प्रॉपर देख पाएँ, आई विल मेक दैट श्योर, क्योंकि स्पेस जो है वो इतना ही है कि जो ड्राइवर बैठा है उसके व्यू के लिए है वो। बात करें एक्सेलरेशन वगैरह की तो टर्बो जो है उसकी जो विसल है वो क्लियरली सुनाई देती है, और उतना फास्ट या फ्रूगल एक्सेलरेशन गाड़ी का नहीं है।
बट स्टिल काफ़ी मैनेजेबल चीज़ है, हैंडलिंग काफ़ी डिसेंट है, पावर जो है उसकी डिलीवरी काफ़ी अच्छी है। माइलेज ना ही पूछो तो बेटर है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि माइलेज जो है वो लगभग 5-6 के आसपास शायद ये दे दे। और मतलब आप मान के चलो कि ये आपको हाईवे पे जो है हो सकता है 10 का भी दे दे अगर आप बहुत ही आराम से 6th गियर में चलाते हो। लेकिन माइलेज ना पूछे तो बेटर है। स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह जो है वो बहुत ही रॉ है, एकदम डायरेक्ट लगता है, ऐसा लगता है एकदम ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी गाड़ी में जो है सस्पेंशंस वो है उस हिसाब से ही है, मतलब एक स्पोर्ट्स कार टाइप के हिसाब से ही है, उसमें कोई भी कंफर्ट वाली चीज़ नहीं है। और सीट्स वगैरह जो है वो थोड़ी सी बेटर की जा सकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि एटलीस्ट भले ही क्वालिटी की तरफ ना देखो तो भी डीसी को सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा रख देना चाहिए था। और डिज़ाइन बाहर से बेटर रखने के लिए रूफ़ काफ़ी लो है, तो मैं 5'8" हूँ और मेरे पास बस इतनी जगह बाकी, तो यानी कि जो 6 फुट का बंदा है या 6 फुट थोड़ा सा भी बड़ा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और वो उसमें लॉन्ग ड्राइव तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। बट जिस हिसाब से लोग देखते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है हमें। क्लच जो है वो इसका बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, क्योंकि लो एंड जो है उसका बहुत कमज़ोर है और गाड़ी पिक नहीं कर पाती अगर आपने प्रॉपर क्लच जो है प्रेस करके एक्सलेट ना किया हो तो। अंकल भी देख रहे हैं ये पुणे सिटी है सामने, और ये पुणे की होम ग्रोन कार है, ये भी कहा जा सकता है। इंडिया की जो है ये पुणे की है एक्चुअली, क्योंकि ये पुणे में असेंबल होती है। अगर बात करें चैसी वगैरह जो सेटअप वगैरह है, तो डीसी ने सारा सेटअप जो है वो असेंबल किया है, खुद ने नहीं बनाया, हर एक चीज़ उन्होंने सोर्स की है। और उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो चली जाती है ऑन रोड लगभग 42 लाख के आसपास, 42-43 लाख के आसपास, जो कि अब आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है इस टाइप की कार के लिए। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको सारे प्रोडक्ट्स, सारे जो पार्ट्स है वो मंगा के एक जगह असेंबल करने हो, उसके बाद में आपको खर्चा भी निकालना हो और कुछ कमाई भी करनी हो, तो उस माहौल में अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो आप जस्टिफाई कर पाएंगे। और एज एन ओनर आपको क्या मिलता है, आपको बहुत सारे लोग जो है वो देखते हैं, और बाहर से जो है आपको बाहर से जो बंदा देख रहा है उसको यही लगेगा कि बहुत ही अच्छी कार है, जो कि डेफिनेटली मतलब एक चीज़ है कि ओन करने का एक्सपीरियंस जो है उतना बुरा नहीं होगा किसी का भी। पेट्रोल इंजन है तो कोई ऐसा वाइब्स या एनवीएच जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, डीजल में जो हो सकते थे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिसेंट है। वाइब्रेशन तो किसी भी टाइप की फील नहीं होगी, नॉइस ऑब्वियसली फील होगी आपको। तो ओवरऑल मैं शायद ये मतलब ये कह सकता हूँ क्रिटिसिज्म के नाम पे कि या तो 3-4 लाख रुपए प्राइस कम कर देते, या जो है कुछ जगहों पे क्वालिटी बेटर दे देते, जैसे कि इंटीरियर की जो क्वालिटी वो थोड़ी बेटर हो जाती, तो एक बेटर एक्सपीरियंस जो है लोगों को मिल पाता। लेकिन डेफिनेटली ये वो कार नहीं है जिसको आप डे टू डे पर्पज़ के लिए ओन करते हो, और उसी हिसाब से अगर आप देखो तो वो गलत होगा। आपको इस गाड़ी को एक ऐसे देखना है कि कुछ एक एक्सक्लूसिव टाइप कार है जो कि इंडिया में बनी है, स्पेसिफिकली पुणे के जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और फिर उसको ओन करने का एक एक्सपीरियंस जो है आपका वो आप इससे उस प्राइस पे पा लेते हो। बाय द वे मैं आपको एक डीसी का शोरूम दिखाता हूँ जो कि अभी बंद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं कहीं था वो, थोड़ा आगे हो गई। थोड़ा आपको ड्राइव करके मैं बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है, मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि इसमें IRVM नहीं है, मैं IRVM का आदी हूँ मतलब मेरे को मिरर्स में देखने की बहुत आदत है। बट आप जब ORVM में देखते हो ना तो ये जो शोल्डर है इसका वो बहुत ही गजब लगता है। और इंडिया में सुपर कार रखने का ज़्यादा लॉजिक भी नहीं है, आपको चलना तो टेम्पो के पीछे पड़ता है मैक्सिमो के पीछे अब हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो वॉशर जो है वो इनके बीच में से आता है, मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखो ये काफ़ी अलग चीज़ है। प्रोफाइल कम है तो उस गड्ढों में ज़्यादा तेल ले जाने का मन नहीं करता है गाड़ी को। अब मैं 4th गियर में आऊँ, मुझे लगता है हाईवे पे अगर आप नहीं जाते हो तो इसको 4th गियर से कभी आगे ले जा पाओगे आप। इवन आपको गियर के क्लिक सुनाई देते हैं। कई लोग बोलेंगे इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि उसका इंडिया के हिसाब से उसको ट्यून करना, उसकी कॉस्टिंग अलग पड़ जाती। इंडिया में कोई भी बड़ी ऐसी कंपनीज नहीं है जो कि प्रॉपर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अलावा कोई जो कार को असेंबल करती है और अच्छी ट्यूनिंग उनको देती हो।
वो लैग करती है। डीसी नो डाउट काफ़ी सारी गाड़ियों को कस्टमाइज़ कर देता है इंटीरियर वाइज, लेकिन मैकेनिकली चीज़ों की बात की जाए तो उनकी भी एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा रेव करते हैं हम। RPM तक इजीली रेव कर दिए यार। पेट्रोल इंजन की खूबसूरती है। टर्बो चार्ज है बाय द वे, ये नेचुरली एस्पिरेटेड होता तो और ज़्यादा रेव होता, बट टर्बो चार्ज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डिसेंट स्पीड गेन करती है। नो डाउट कार काफ़ी हैवी है, वॉक्सी इसकी चैसी है तो उसका वेट काफ़ी है। डीसी ने एक और कार जो है वो दिखाई थी शायद ऑटो एक्सपो में, 3.8 लीटर का उसमें इंजन था, लेकिन वो गाड़ी मैंने कभी सड़कों पे नहीं देखी है। अवंती भी मैं पहली बार चला रहा हूँ, देखी तो मैंने इससे पहले है बट चला मैं पहली बार ही रहा हूँ। इनफैक्ट शायद बैठा भी मैं पहली बार ही हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, तो आपको वो छोटी मोटी चीज़ों की, गड्ढों की इधर उधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में ABS आता है EBD के साथ में। जब मैंने अभी यूनिट देखी थी और अभी ABS किक इन किया उस बम्प पे। बस AC थोड़ा सा बेटर पता ड्राइवर के लिए AC जो है वो थोड़ा हीटर टाइप्स है और पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल ठंडा है। हाँ वो DC का वहाँ पे नीचे है, और ये एकमात्र था DC का। हाँ। पुणे में, और ये बंद है अभी। हाँ अभी डायरेक्ट शायद वर्कशॉप पे ही जाके वर्कशॉप से ऑर्डर लेना पड़ा। ओ अभी क्या है, देखो रॉ है कंपनी ना, ऐसी होनी चाहिए। बोले आपको गाड़ी चाहिए ना, आप आओ फैक्ट्री में, देखिए आप बताओ कैसी चाहिए आपको, बताओ बना के चल जाओ, खुद ही वो बना देंगे। तो ये DC का शोरूम हुआ करता था, और आई एम श्योर इसका ज़्यादा लॉजिक भी नहीं होता है, क्योंकि आप गाड़ी खड़ी करके रखो, उतना ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो आप बेटर है कि उनको बता दो भैया मेरे को इंटीरियर रेड कलर के चाहिए, येलो कलर के चाहिए, उस हिसाब से काम करता है। वो चीज़ें है। आई एम श्योर आपको भी ऑप्शन मिला होगा खरीदते टाइम, उन्होंने बताया होगा कि क्या कलर चाहिए, क्योंकि DC काफी कस्टमाइज करके था, उनका काम बेसिकली कस्टमाइजेशन का है। प्राइस अकॉर्डिंग भी उनका वैसे था वेरिएंट, मतलब इंटीरियर्स पे प्राइसिंग और स्पॉइलर का प्राइसिंग अच्छा है, मस्त। ये इसका प्लस पॉइंट है। ये कुछ बटन है इसमें, लॉक अनलॉक, वाओ लाइट। हाँ अच्छा ये है बटन, वाओ। ये चेंज करवाया आपने? नहीं सिस्टम, इसमें जो सिस्टम था वो चल नहीं रहा था। अच्छा उन्होंने ही अलग सेंट्रल लॉकिंग करवा के। ओके तो देखो 2 सेंट्रल लॉकिंग है, जो चाबी के साथ है वो काम नहीं करती, ये काम करती है। लॉक अनलॉक, ओके। और ये है गाड़ी डिटेक्ट करने के लिए, एक बार ब्लिंक करेगी, दैट्स नाइस। वो हॉर्न बहुत लाउड है इसका। तो बस फिलहाल ये है DC अवंती के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू पारितोष एंड हिज ब्रदर। सर आपका नाम? शुभांकर, जिन्होंने जो है ये पॉसिबल किया मेरे लिए। बाकी देखो पर्सनली मुझे जो है DC अवंती जिस हिसाब से जो प्राइस पॉइंट पे वो आती है, महंगी तो लगती है, बट एक स्टाइल स्टेटमेंट जो है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। काफ़ी जो है ना आई बॉल्स कैच करती है अगर आप सड़क पे चलाते हो इसको तब भी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भैया दिखती फरारी जैसी तो चलती भी वैसी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे चीज़ नहीं होने वाली है। एयर डैम्स बहुत ही ब्यूटीफुली रखे गए हैं, दैट्स इट। एक चीज़ बहुत ही गज़ब हो सकती थी अगर इसके डोर्स ऊपर ओपन होते, सिजर डोर्स होते। बट कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ मैं। चलो।